गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम टू हॉलीडेज़ विद आर्यन 11। तो इस चैनल में व्लॉग्स रहता है, गेमिंग्स रहता है और पढ़ाई भी रहता है, क्योंकि सब कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लाइफ में जैसा भी सिचुएशन हो, हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, राइट। तो अभी मैंने देखा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और अभी अभी मैं क्लास 10 में पास करके आया विद एक्सीलेंट रिजल्ट। देयरफॉर मैं सोचा कि चलो अब हिस्ट्री लेके कुछ किया जा सकता है। तो तुम सब आईसीएसई क्लास 10 का स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये मेरा वीडियो रहेगा हिस्ट्री के ऊपर। तो तुम लोगों का बुक आई गेस प्रेस्क्राइब किया रहेगा आईसीएसई की तरफ से टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स। इस टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स का पहला चैप्टर है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कन्फ्यूजन रहता है हर स्टूडेंट का, मेरा भी रहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। प्लीज़ कीप इट माइंड दैट फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ इंडिया का हुआ था। इंडिया एक बार ही वार किया था इंडिपेंडेंस के लिए, जो हम लोग जीतते जीतते हार गए और वो अंग्रेज़ लोग हारते हारते जीत गए। तो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पेज में ही तुम लोग देखोगे कि सिलेबस दिया गया है, राइट। तो उस सिलेबस के अनुसार ही सिर्फ पढ़ना। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री और एनी गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम्स, देन यू विल हैव टू रीड द होल चैप्टर। बट इस सिलेबस के अनुसार अगर तुम लोग पढ़ोगे तो क्लास 10th लेवल में तुम लोग एक अच्छा स्कोर निकाल के लाओगे। और अगर तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो आंसर लिखने में और एफिशिएंसी आएगा, जैसा कि मैं किया था। लास्ट के दिनों में मैं पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पेज का जो तुम लोग अभी देख पा रहे हो, इसमें कुछ अंडरलाइन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो अंडरलाइन किया गया है। और ऊपर देखेगा आप लोगों को कि ईयर्स अपीयर्ड किस किस ईयर में। ये 2016 से शुरू हुआ, ये आया है 2023, यानी कि 2024 में भी आने का संभावना है। इवन ईयर्स में ये आ रहा है, इवन ऑड मिला के आ रहा है। ये हो सकता है कि 2026 में भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल चैप्टर है हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कहानी शुरू होता है 1600s में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद जैसे दिन आगे गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर्ड लाइसेंस मिल गया था, जिस लाइसेंस के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मोनोपोली कर पाएगा। मोनोपोली मतलब कि वो ही सिर्फ ट्रेड कर पाएगा इंडिया में, वही सिर्फ ट्रेड कर पाएगा। अभी तुम लोग पहले पढ़े थे ट्रेडर्स टू रूलर्स, क्लास 8 या क्लास 9 में वो चैप्टर था। ट्रेडर्स एंड रूलर्स में तुम लोग पढ़े थे कि वास्को डा गामा कैसे पोर्तुगल से लेके केप ऑफ गुड होप से जाके अब्दुल मजीद बोल के एक गाइड था, इंडियन था, जो गुजरात का पला भरा था, जो अफ्रीका में था। तो वो कैसे केप अफ्रीका से इंडिया में लेके आए, उसके बाद अंग्रेज़ लोग हम लोग के ऊपर बैठ गए। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इतना कुछ डिटेल्स नहीं है, इधर सिर्फ है कि ये जो वार क्यों हुआ, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द वॉर। तो ब्रिटिश लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया विच बिगेन मिड 18th century and the subsequent consolidation of British rule was represented by the Indian belongings to all segments of Indian society: kings, queens, peasants, landlords, tribals and soldiers। क्या हुआ था, ये जो ब्रिटिश लोग था, ये ब्रिटिश लोग हम लोग के ऊपर कैसा जो एक कुछ चला रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इन बंगाली में हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर चाप सृष्टि करछिल। दैट मीन्स दैट अगर तुम लोगों को कुछ प्रेशराइज किया जा रहा है कोई काम करने में, तो तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आता, या हिस्ट्री तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो तुमको तुम्हारे मम्मी पापा जो नहीं हिस्ट्री पढ़ो, या आईसीसी में आएगा, ये बेस्ट ऑफ 5 में लाना है, ये है वो है, तो ये तुम लोगों के ऊपर चाप पड़ रहा है। सिमिलरली ये जो प्रेशर पड़ रहा था इंडियंस को ऊपर भी पड़ रहा था। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था एक, उससे पहले अगर तुम लोग और कहानी को थोड़ा पीछे ले जाओगे तो तुम लोगों को पता चलेगा तो बैटल ऑफ प्लॉजी हुआ था 1757 में। तब क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लॉजी में 1757 में सिराज उद दौला हार गए थे, क्योंकि मिर्ज़ाफ़र एक उनका क्या किया जाता है, उनका एक मेजर था जो ब्राइब्ड हो गया था, मतलब उसको खरीद लिया गया था। उसके बाद मिर्ज़ाफ़र को हरा दिया गया था, मिर्ज़ाफ़र अकेले पड़ गए थे, उसको मार के पूरा। क्या हुआ, जो बैटल ऑफ प्लॉजी हम लोग उधर हारे 1757 में। फिर 1764 में हम लोग हारे बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग हार गए।
उसके बाद बैटल ऑफ बॉक्सर में हारने के बाद क्या हुआ कि बीओबी, हम लोग बीओबी मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाने के बाद बहुत सारे काम हुआ, जैसे दीवानी राइड्स एंड तेन, ये सब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो शाह आलम 2 बैटल ऑफ बॉक्सर में हार गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जा सकता है, बहुत रेयर आता है पर आ जा सकता है, प्लीज़ मार्क इट ऑफ। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रेशराइजेशन कर रहा था हम लोग के ऊपर, तो ये प्रेशराइजेशन का ही रिजल्ट था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हम लोग आते हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कॉजेज था? पहला कॉज पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज क्या था? द पॉलिटिकल रीजन विच एंटागोनाइज्ड द इंडियन रूलर्स वेर एज फॉलोज। एंटागोनाइज मतलब इंस्टिगेट करना, यानी कि पोक करना, राइट, इंस्टिगेट करना। तो क्या पहला था? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। The British policy of expansion and gradual annexation of the Indian native states were one of the major grievances of Indian rulers. Since the Battle of Plassey of 1757। तो क्या हुआ था? जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था क्योंकि तभी चल रहा था कंपनी रूल। कंपनी रूल चल रहा था, मतलब जो तभी इस बात को समझो, गवर्नमेंट ऑफ English government of the British was not controlling over India directly. It was controlling over the company, and the company was directly ruling us. These make it clear, everyone, that the government was not ruling on us till 1857. After 1857, the government came. Before it, the company was ruling on us, not the government. It is a very important point. If you will mention it in your answers, then you will get 3 out of 3 in your all the answers, which you will be that solving all. Okay, so अभी जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन, ये ब्रिटिश लोग ना बहुत चालाक थे। क्या कर रहे थे ये लोग कि ये लोग एक कदम फूक के आगे निकल रहे थे। फॉर एग्जांपल, पहले ये लोग बैटल ऑफ प्लाजी किए। बैटल ऑफ प्लाजी में क्या किए? बैटल ऑफ प्लाजी में हम लोगों का बंगाल में हुआ था। आई बिलोंग टू बंगाल, सो बंगाल में हुआ था, सिराजुद्दौला को हराया गया था। उसके बाद उधर थोड़ा जमाया, फिर ये लोग बैटल ऑफ बॉक्सर मारा। बैटल ऑफ बॉक्सर में फिर हराया गया। तो तुम लोगों के माथा में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बैटल ऑफ बॉक्सर ही क्यों किए, पर ये क्यों बंगाल में, या फिर ये बंगाल सेंट्रिक जो भी था। जैसे कि तुम लोग अगर मैप देखोगे तो बंगाल के ऊपर बिहार है, बंगाल के नीचे उड़ीसा है। तो क्यों ये लोग बंगाल में ये बीओबी जो है, ये लोग इसको ही क्यों टारगेट कर रहे थे? क्योंकि इन लोगों को माथा खराब हो गया था, ये लोग पागल हो गए थे। क्योंकि 100-200 साल पहले इंडिया वॉज द मेन सोर्स ऑफ गोल्ड। गुजरात में कितना गोल्ड मिलता था, यू डोंट हैव आइडियाज़। बंगाल में कितना तरह तरह का सब्जी, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है बंगाल में। नॉर्थ बंगाल में पहाड़ है, साउदर्न बंगाल में सुंदरबंस है, मिड बंगाल में इतना अच्छा सिटीज़ है लाइक कोलकाता, न्यू टाउन, एवरीथिंग इज़ देयर। रिच हेरिटेजियल प्लेसेस लाइक चंदननगर, उसके बाद तुम लोगों का चिंसुरा, बैरकपुर, रिशरा, एकदम रिच हेरिटेज वाला जगह है। तभी बंगाल था सोना का चिड़िया। इंडिया भी सोना का चिड़िया था, बट सबसे ज़्यादा सोना का चिड़िया था, सबसे बड़ा सोना का चिड़िया था बंगाल। इन लोगों को देख के माथा खराब, ऐसा कितना पैसा है इन लोगों के पास। ये देख के वो लोग आ गए हम लोग को एनेक्स करने। तो ये लोगों का एनेक्सेशन, सब इंडियन रूलर्स लोगों का माथा खराब हो जा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर तुम लोग फ्री फायर खेलते हो तो तुम लोग देखोगे, अगर पहला राउंड हार गया, ठीक है चलो पहला राउंड हार गया, पिस्टल वाला राउंड था नहीं, और अभी अच्छा गन मिलेगा, सब मशीन गन मिले, SMG मिल गया, तो फिर से हार गया तो ठीक है चलो अभी अच्छा MP40 मिलेगा या फिर अच्छा गन मिलेगा, उसके बाद ग्लोबल लेके एकदम जाएंगे। फिर भी थर्ड राउंड हार गए। थर्ड राउंड हारने के बाद एक माथा में स्ट्राइक करते हैं, साला अभी तो अगर हार गए, अभी हम लोग जीतेंगे कैसे, राइट। तो ऐसे ही हो गया था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इंडियन रूलर्स को भी माथा खराब हो गया था कि साला ये तो एक करके आ रहा है, कैसे होगा। अभी इन लोगों का कुछ पॉलिसी था। क्या पॉलिसी था? पहला पॉलिसी था बाय आउटराइट वॉर्स। कैसा वॉर्स? पहला वार था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जो बंगाली में बैटल ऑफ पलाशी भी बोला जाता है। पलाशी बोल के एक जगह है, शियालदा होके जहाँ जाया जाता है। उसके बाद आउटराइट वॉर्स में और आता है आपका बैटल ऑफ बॉक्सर, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और है एंग्लो मैसूर वॉर से 1767 से 1799।
अभी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी था 1817 से 1818 तक। तो ये सब वर्ड्स लेके ये लोग एक 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 करके आगे निकल जा रहा था। सेकेंड पॉलिसी क्या था? सेकेंड पॉलिसी था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सोचो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट तुम लोगों का घर सोचो, ठीक है, तुम लोग जो घर में बैठे हो सोचो। उसके बाद तुम देखो कि बाहर से कोई 4-5 तो लोग आए और तुमको बोले कि हम तुम्हारे घर को ऐसे सिक्योरिटी देंगे, हम लोग तुम्हारे घर में कोई किसी को आने नहीं देंगे, हम लोग तुमको सिक्योरिटी देंगे, आप कुछ पैसा हम लोगों को दे देना और बाकी तुम्हारा पूरा जिम्मेदारी हमारा, और तुम बाहर किसी के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सोचो ये वाला बात, अगर ये चलता रहा तो तुमको नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद वही तुमको बोलेगा, उसके साथ तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो तुमको बोलेगा कि भाई अभी लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट दिया था, अभी 5% प्रॉफिट दूंगा, नहीं होगा। यही हुआ था सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली जो अभी तभी तक गवर्नर जनरल थे, तो वो निकाले थे ये वाला चीज़। तो इधर कुछ पॉइंटर्स है, तो ये वाला जो मार्क किया जा रहा है, ये वाला जो मार्क किया गया है, जो ब्रैकेट में दिया गया है, वो थोड़ा रट लेना, क्योंकि ये रटो मत, कुछ समझो, बट अगर अच्छा इंग्लिश में लिख के आओगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला था हिस्ट्री में। ओके, अभी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर। तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम पावर बनना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग, इन द फर्स्ट चैप्टर टिल 1857 का वॉर तक कंपनी हम लोगों के ऊपर राज कर रहा था, क्राउन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर राज नहीं कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर राज कर रहा था और कंपनी हम लोगों के ऊपर, इंडियन के ऊपर, ब्रिटिश कंपनी के ऊपर, कंपनी हमारे ऊपर। मेक इट क्लियर। अच्छा, surrendered their foreign relations to the East India Company and agreed that they would not enter in an alliance with any other wars or wage wars against the Britishers, means the East India Company, ठीक है। उसके बाद accepted the British resident at the headquarters and agreed not to employ any European service without consultation with the company, ठीक है। तो ये सब कुछ 5-6 पॉइंट है। अभी मैं नोट्स रहेगा मेरा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा गूगल ड्राइव का, तुम लोग जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। उस नोट्स में मेरा जैसा भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा ही क्वेश्चन उधर दिया हुआ है। तुम लोगों का सिर्फ छोटा सा काम रहेगा, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन मैं दूंगा, 5-6 तो से ज़्यादा नहीं दूंगा, वो क्वेश्चन सिर्फ रख लेना, वही आएगा पेपर में। अच्छा, यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी आया लॉर्ड डलहौसी के नाम पे भी कलकत्ता में एक जगह है। तो लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया, सोचो तुम्हारा कोई तुम्हारा बाप पापा है और सोचो तुम मर गए, सोचो जस्ट तुम सोचो, तुम ऐसा ना हो, कभी ना हो, मैं किसी का ख़राब नहीं चाहूँगा, जस्ट मैं समझाने के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि सोचो तुम लोगों का कैसे भी डेथ हो गया। अभी तुम लोग तुम्हारे मम्मी पापा कैसे भी एक सन या स्टेप डॉटर लेके आए। जस्ट सोचो, ऐसे कुछ पर्सनली मत लो, मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ अगर तुम लोगों को कोई पर्सनल फीलिंग हर्ट किया तो मैंने। तो जो बोल रहा था मैं कि सोचो तो अगर ऐसा कोई स्टेप डॉटर स्टेप फादर आए तो क्या होगा, जायदाद जो भी है सब वो स्टेप डॉटर और स्टेप सन का नाम हो जाएगा तुम्हारे पापा के बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या किया, अगर एक रूलर का या फिर एक रूलर का कुछ बायोलॉजिकल अपना अगर बेटा नहीं है तो वो जो जगह है वो जगह डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। बात को समझो, मतलब ये लोग कितना चालाक थे कि कैसे हम लोग इन लोगों के ऊपर राज करेंगे। सोचो कितना लोग होगा, 50,000 60,000 ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और हम लोग का आबादी है 50 लाख 60 लाख। तो अगर हम लोग तो एक को 10-15 जोन मिल रहे तो एक धर के पीट देंगे। तो उन लोगों को ने क्या किया, उन लोगों को हम लोग का दिल और दिमाग से वो लोग खेलने लगे। अच्छा, तो ऐसे ही जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ऐसे जगह को ये लोग एनेक्स करने लगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये सब तुम लोग लिख लेना, जो भी मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है ये लिख लेना, और जगह का नाम तो ऑफकोर्स लिख लेना, आंसर लिखने में बहुत काम आता है।
और एक प्रो टिप है, एक आंसर को एकदम परफेक्ट करने के लिए एक प्रो एकदम टिप है जो मैं तुमको लास्ट में दूंगा। वो मेरे सर दिए थे हमको, हम भी तुमको देंगे। अच्छा, अभी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिजेटेड मिस रूल 1856 में लॉर्ड डेलहाउसी एनेक्स्ड अवध डोमिनोज नहीं है, हाँ, डोमिनोज और डोमिनोन दो अलग अलग चीज़ है। डोमिनोज है तुम लोगों को पिज़्ज़ा का ब्रांड, और डोमिनोन है एक जगह, ठीक है ना। तो ये जो एलाइड मिस रूल चल रहा था, तो अवध में बस मिस गवर्न बाय द ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। क्या होता है जब एक पीपल या आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा पावर आ जाता है अचानक से, तो इंसान पागल हो जाता है। पागल होने के बाद क्या होता है कि वो एकदम मिसयूज़ करने लगते हैं उसके पावर का, राइट। तो लॉर्ड डेलहाउसी में वही कहा, लॉर्ड डेलहाउसी ने एक बात बोला था कि द गुड ऑफ द गवर्नड, मतलब उसको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, बट वो अच्छा नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा लिख लेना कि दे हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन फूड्स, हाउसेज एंड फेरीज मतलब बोट। दिस सॉल्यूशन the dissolution, I am extremely sorry for that, dissolution of the Nawab of the Awadh's army and administration threw thousands of nobles, officials and soldiers out of jobs। तो जितना भी अच्छा नोबल्स था, नोबल्स मतलब जो परिषद है, मंत्री परिषद, वो थाउजेंड्स ऑफ आर्मी जनरल्स को निकाल दिया गया, कोई किसी के नहीं, किसी की मतलब कोई कारण के छोड़ के। द ब्रिटिश confiscated the estates of the तुगलक्स एंड और जमींदार्स। जो भी ज़मींदार थे, हम लोग भी थे, हम लोगों को भी ज़मींदारी ले ही दिया गया था। तुगलक्स, इन लोगों का जो ज़मीन था वो सब हड़प लिए ये लोग। द कंपनी सिपॉय whom 75,000 were from Awadh were the worst affected। These soldiers had helped to the British to conquer rest of India, but they resented the fact their homelands and had come to foreign rule। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अवध का जो सोल्जर थे उन लोगों को लात मार के निकल दे रहे थे, और जो यूरोपियंस था वो लोग आ रहे थे, ठीक है। अभी डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिकल कॉजेज अगर तुम लोग को लिखने देगा तो तीन से ज़्यादा नहीं लिखने देता है पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉज अगर 2 या 3 लिखने दिया तो पहले लिखोगे तुम लोग दैट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ईजी रहता है। मैं तुम लोग को ईजी पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसीलिए हमको मार्क्स मिला है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन लिख देना, ये 3 ठो, सब्सिडी अलायंस और तुम्हारा बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इधर अलाइड मिस रूल भी तुम लोग लिख सकते हो। उसके बाद लिखोगे ये तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉलिटिकल हो गया कि तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, ये तुम लोगों को कॉन्साइज करके मैं लिखा दूंगा। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब, ये भी तुम लोग बहुत ईजी है, ये लिख देना। ये अगर तुम 3 लिख के आ गए, तुमको 3 में 3 मिलेगा, आई गारंटी। और अगर तुम लोग चाहो तो एब्सेंटी इन सॉवरेनिटी, ये वाला जो है ऑफ द ब्रिटिश, एब्सेंटी इन सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश मीन्स दैट द इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। ये अगर तुम लोग लिख के आ गए, तो अगर 3 को कॉज लिखने बोला तो तुम 4 को लिख के आओगे। तो क्या होगा, अगर एक कॉज में अगर तुमको 3 मिला, एक में 1.5 मिला और एक में हाफ मिला, और एक कॉज में तुमको 1 के 1 मिल गया, तो 3 ठो ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि जो ऑप्शनल पार्ट होता है कि 3 ठो या 4 ठो तुम लोगों को अटेम्प्ट करना होता है, तो 1 या 2 ज़्यादा अटेम्प्ट करके आना, तो क्या होता है कि मार्क्स ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। अच्छा, पहले हो गया पॉलिटिकल कॉजेज़, तो आई गेस पॉलिटिकल कॉजेज़ क्लियर हो गया तुम सभी को। अच्छा, तो तुम लोग का डाउट रहेगा, प्लीज़ गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली विल कनेक्ट यू विद इन 1 to 2 minutes and I will clear all your doubts, don't worry about that। अच्छा, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ क्या क्या था, पहले ये वर्ड तुम लोग को समझना पड़ेगा। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉज तुम लोग सुन के माथा में आ रहा है कि हाँ पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स मतलब राजनीति लेके कुछ होगा। सोशियो रिलीजियस क्या होता है, सोशियो मतलब सोसाइटी, रिलीजियस मतलब धार्मिक जब इंसान का लगता है ना, तो इंसान माथा गर्म हो जाता है इंसान का। अगर तुम लोग कुछ कम्युनिटी का हो गए, सपोज तुम लोग कोई जैसे कि किसी हिंदू को हम अगर बोल दे कि ये धर्म को लेके कुछ बोल दे तो उसको ख़राब लगेगा। सिमिलरली अगर कोई हम मेरा मुस्लिम भाई को अगर कुछ बोलेगा तो उसको भी ख़राब लगेगा। यही कर रहे थे ये लोग। ये क्या कर रहे थे, इंटरफियरेंस विद द सोशल कस्टम्स।
सोशल कस्टम्स मतलब क्या? सोशल कस्टम्स मतलब जो गलत भी था फॉर श्योर, जो था एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। सती सिस्टम आई गेस तुम लोगों को पता है कि अगर कोई हस्बैंड का डेथ हो गया तो उस वाइफ के साथ ही हस्बैंड को जला दिया जाता था जिंदा। उसके बाद था जो वीडो रहता था, जो वीडो बच गया रहता तो वीडो लोगों को फिर से रीमैरेज करने के लिए, तो वो एक नहीं था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो वो लाए थे। तो ये सब गंदा सोशल कस्टम्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश किया था विद सम हेल्प ऑफ द इंडियंस सच एज राजा राम मोहन राय। उसके बाद हम लोगों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सो ऑन एंड सो गुड। सो क्या था कि सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वेर एम टू इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द इंडियन पीपल। एम्ड टू इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द इंडियन पीपल। अभी तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग अभी फ्यूचर में अगर तुम कुछ कंपनी बनाओगे, राइट, तो अगर कुछ कंपनी बनाओगे तो तुमको तो लगेगा कि हाँ भाई, तुम लोग अगर सोचो तुम एक केरला में तुम लोग कंपनी बना दिया, तुमको हिंदी नहीं, तुम लोग को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आता है, और उन लोगों को तो उन तमिल या तेलुगु आता है, तो तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए कि वो लोग एक लिटरेसी रेट तो छोड़ ही दो, उन लोगों का मतलब बात ही नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा है उन लोगों का। तो तुम चाहते हो कि वो लोग हिंदी में ही बात करो और ज़्यादा एडवांस हो। तुम क्या करोगे? ऐसा कुछ काम करोगे कंपनी के अंदर जो उन लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो इधर आके बिजनेस ही करना चाह रहा था, राइट। तो इन लोगों को अगर ये लोग ये जगह इम्प्रूव नहीं किए, तो जगह अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो ये लोग काम भी नहीं कर पाएंगे, राइट। ये तो काम भी नहीं कर पाएंगे, ये बिजनेस ही कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, ये बिजनेस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये लोग इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल, ये पीपल लोगों का चिंताधारा, मतलब ये लोग पीपल लोग जो सोच रहे हैं, इन लोगों का सोच, इन लोगों का माइंडसेट और अच्छा करने में ये लोग एम कर रहे थे। ये लोग सोच रहे कि हाँ, इन लोगों को अच्छी तरीके से करो। While introducing such reforms, the feelings of the people were not taken into considerations. ये रिफॉर्म तो ये लोग कर दिए थे, पर इन लोगों को कुछ भनक ही नहीं था कि ये लोग जो अच्छा कर रहे थे पीपल के लिए वो अच्छा नहीं था। वो जो इंसान के लिए अच्छा कर रहे थे, वो इंसान के लिए तो वो चीज़ अच्छा नहीं था, राइट। तो इसीलिए इन लोगों का एक खुंदक चढ़ा, मतलब इन लोगों का बहुत गुस्सा है इन लोगों के वजह। हम लोग का सोशल कस्टम्स, हम लोग कुछ भी करें हम लोगों के लिए, ये लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? फिर बहुत ग्रेट राजा राम मोहन राय जो थे वो 1829 में सती सिस्टम एबोलिश किए। उसके बाद में वीडियो रीमैरेज एक्ट भी किया गया। सो ऐसे जितना भी दिन आया, इतना भी रिफॉर्मेशन आया। अच्छा, अगर कुछ उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ गर्ल्स भी था, वेर नॉट वेलकम बाय द मासेस। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब ये लोग वुमेन एजुकेशन का भी बहुत अच्छा ये लोग दे रहे थे, मतलब ये लोग इम्पोर्टेंस दे रहे थे, राइट, क्योंकि इन लोगों को वुमेन को भी इन लोगों को एम्पावर करना था। तो ये वुमेन, और उस समय वुमेन बहुत पीछे था। अभी तो पहले क्या होता था कि अगर वुमेन कुछ भी नहीं किए तो उनका हस्बैंड आके उनको कुछ बात के बगैर ही उन लोगों को हैरेस करते थे, और अभी अगर लड़का लोग कुछ भी नहीं किए तो लड़के लोग हैरेस एनीवेज। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो उन लोग उस टाइम में वुमेन एजुकेशन तो ठीक से नहीं अप्रिशिएट किया गया था, ठीक है। तो बहुत देर हम लोग पढ़े तो कुछ रिलैक्सेशन बात करते। तो तुम लोग को आई गेस पता होगा कि मैं आर्यन चौधरी हूँ और मैं चंद्रनगर में रहता हूँ। तो तुम लोगों का लाइफ में क्या चल रहा है अभी, मतलब जो भी तुम लोग कर रहे हो, तो वो सारा कमेंट में बता देना। तो क्या होगा कि कुछ इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा हम दोनों के बीच। अगर भाई का जो अगर भाई मैच हो गया तो क्या ही बता सकते हैं, भाईचारा बढ़ जाएगा, राइट। भाईचारे तो सब कुछ है। ओके, भाईचारा हो गया। कमिंग बैक टू अ पॉइंट, एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। जो मॉडर्न इनोवेशन था उसका एप्रीहेंशन मतलब कि कैसे बता तुम लोगों को? एप्रीहेंशन में सस्पिशन। अमंग अस खेले हो, राइट? तुम लोग अमंग अस खेले हो, तो अमंग अस में एक वर्ड यूज़ किया जाता था, इम्पोस्टर। याद है? इम्पोस्टर कौन होता था? जो इम्पोस्टर वही रहता था जो दूसरा जो क्रूमेट रहता था वो क्रूमेट को मार के मैच जीत जाता था, राइट। तो यही होता है। अभी एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशन क्या पढ़ते हैं? पीपल वेर सस्पिशियस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ।
टेलीग्राफ मतलब एक टाइप का चिट्ठी हुआ करता था जो आता था जाता था आता जाता था। टेलीग्राफ उसके बाद ये इसके आइडिया से टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर आया। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ा लेक्चर चलेगा तो इसीलिए थोड़ा एदिक उदिक निकल जा सकता है, तो जस्ट मेरा भूल अगर बोल देना तुम लोग, अगर कुछ मैं भूल बोल रहा हूँ तो। एनीवेज अब मैं बंगाली हूँ इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा वैसा जा सकता है, तो प्लीज़ कीप इट माइंड। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। Anyways, let's coming back to our topic. So, there were rumors about that telegraph poles were erected to hang people, those who were against the British rule. टेलीग्राफ पोल्स था तभी, तो उस पोल मतलब पोल जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है वैसा ही शेप का था, तो वो लोग बोल देता था कि ऐसा र्यूमर्स था, ये ऐसा बात था कि जो ब्रिटिश रूलर्स जो इंसान ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग का अगेंस्ट रहेगा, उन लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। Similarly, Orthodox Indians noted that in the railway compartments that in the higher castes and the lower castes were made to sit side by side. They believed that the British had introduced such practices to defy their caste and religion. तो ऐसा र्यूमर्स भी स्प्रेड आउट हुआ कि जहाँ बोला गया कि जितना भी ये रेलवे कंपार्टमेंट्स है, ये रेलवे कंपार्टमेंट्स बनाया गया था कि जो ऑर्थोडॉक्स है, जो अपर क्लास का ब्राह्मण्स और जो लोअर क्लास का जो पीजेंट्स है, उन लोगों को साथ में बैठने के लिए, जाते ये लोग इन लोगों को रिलीजन और ये लोग जो कास्ट है ये लोग डिफी करने के लिए, मतलब इन लोगों को छोटा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था। कीप इट माइंड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी किंतु ये सब कुछ नहीं किया था, ये लोग इन अपना फ़ायदा के लिए कर रहा था, क्योंकि टेलीग्राफ से ये क्या कर रहे थे, टेलीग्राफ से ये लोग गवर्नमेंट का खबर छपा रहा था इधर। उसके बाद रेलवेज़ के किया था, क्योंकि ये लोग जाते कोल आ जा सकता है, कोल ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा, अभी यह पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से रेसिज्म शुरू हुआ है। वैसे रेसिज्म बहुत ख़राब चीज़ है, यू नो। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस। जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो बहुत रूड थे, बहुत एरोगेंट थे, मतलब ये लोग को मानता था कि ये लोग सफ़ेद है तो ये लोग गोरे हैं तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग काले हैं तो हम लोग दिल वाले नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों को लगता था कि हम लोग काले हैं तो हम लोग कोई काम के नहीं है, ये लोग गोरे हैं तो ये लोग ही सब काम के हैं, राइट। तो क्या कर रहा था कि ये लोग that arrogant towards the Indians, they believed that they were superior to Indians and a policy of contempt towards the Indians। बेहुदे लोग थे, इन लोगों को लगता था कि ये लोग गोरे थे इसीलिए ये लोग बहुत सुपीरियर थे, इन लोग हम लोगों से बहुत ऊपर थे रैंक में, ऐसे इन लोगों को लगता था। They dubbed the Mughals as cruel as unfaithful। जो मुग़ल राजा थे, मुग़ल्स थे, उन लोगों के साथ ये बहुत डब्ड मतलब बहुत ख़राब चीज़ें किया जाता था, मतलब इल ट्रीटेड, were ill treated, insulted। यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस। जो यूरोपियन ऑफिसर था वो लोग इंडियंस को बहुत इल ट्रीटमेंट मतलब एकदम ठीक से नहीं ट्रीटमेंट देता था, और इंसल्ट मतलब बहुत मतलब बेइज्जती करते थे। सच एक्ट्स of unjust discrimination allayed from British from the Indian masses। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नरेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को आई गेस तुम लोग पहचानते हो, फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो उनका एक फ्रेंड था राखाल, तो उस राखाल का एक बार पैर टूट गया था, तो एक बार वो पुलिस स्टेशन गए थे तो उनका पैर तोड़ दिया गया था, तो अभी वो कंप्लेंट देने गए थे तो उनको अरेस्ट किया लिया गया था, क्योंकि वो एक यूरोपियन के अगेंस्ट में देने गया था, वो कंप्लेंट देने गया था किसी, तो ऐसा ही रहता है। करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पुलिस वेर पेटी और पुलिस एंड पेटी ऑफिशियल्स वेर corrupt। द रिच गॉट अवे विद द क्राइम बट द कॉमन मैन लूटेड एंड अपोज्ड एंड टॉर्चर्ड। हम लोग भी कम फालतू नहीं थे, हम लोगों के भी बहुत राजा लोग, ये जैसे कि हम लोग का कोलकाता में जो शोभा बाजार राजबाड़ी में राजा कृष्णचंद्र थे, वो भी ये ब्रिटिशर्स लोगों को सपोर्ट करता था। अगर तुम लोग दुर्गा पूजा में उन लोगों का शोभा बाजार राजबाड़ी जाते हो तो तुम देख पाओगे उधर कि एक फील्ड था जहाँ वो लोग बैठ के वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग बड़ा ऑफिसर्स लोग आते थे और उधर एंजॉय करते थे। तो ऐसा भी बहुत राजा थे जो लोग
इंडियंस के अगेंस्ट था, ब्रिटिश लोगों का फॉर में था, राइट। तो ऐसे भी था। अच्छा, तो वो लोग क्या करते थे, अगर वो लोग कोई क्राइम करते थे, वो लोग पैसों से ये पुलिस ऑफिसर्स को खरीद लिया करते थे और वो लोग चले जाते थे। और जो मार खाता था और लूटेड होता था वो गरीब लोगों को लूट लिया जाता था। ऑपोजिशन ऑफ द सॉरी अप्रिसिएशन ऑफ द पुअर लोगों का कैसे अप्रिशिएट किया जाए। जुडिशियल सिस्टम एनेबल्ड द रिच अपोजेस द पुअर। अगर कोई रिच आदमी या फिर कोई अमीर आदमी अगर बोला कि ये पुअर, ये जो गरीब है वो कुछ किया है तो किया है, सीधी बात। भाई ने बोला तो होगा, बात यही था। भाईचारा हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बड़ा बड़ा राजा लोगों का, जैसे कि राजा कृष्णचंद्र, उसके बाद शोभाबाजी राजबाड़ी का राजा, उसके बाद बहुत सारे राजा था जो इन लोगों के साथ पैक्ट में आ गए थे, उसके बाद उन लोगों को ही मार दिया गया था। एनीवेज, तो प्लगिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स, इनएबिलिटी ऑफ द पे ऑफ अरेस्ट ऑफ रेंट्स एंड लैंड रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑन डेप्थ वेर क्वाइट कॉमन। ये सब जो प्राइवेट टैक्सेशन एंड जो भी इम्प्रिजनमेंट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, प्लगिंग किया जाता था, मतलब तभी गरीब का देश नहीं था, गरीब को एकदम मार दिया जाता था, मतलब गरीब को एकदम फिनिश कर दिया जाता था, राइट। अच्छा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये लोग क्या किए, ये लोग अपना कल्चर हम लोग के अंदर फेंक दिए। कैसे? आज तक हम लोग का कपड़ा, हम लोग का फर्स्ट लैंग्वेज सभी इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक फैशन बना दिए थे। अभी अगर हम लोग किसी से पूछे कि भाई तुमको इंग्लिश आता है, अगर वो बोला नहीं हमको हिंदी बहुत अच्छी तरह आता है, हम लोग उसको छोटा सोचने शुरू कर देते थे। यही हम लोग का माथे में वो लोग बैठा दिए। ये मिशनरी एक्टिव करके यही रहा। क्या किया कहा जा रहा है कि द ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियंस इन रेस, रिलीजियन एंड सेंटिमेंट्स। इन द 18th century द ब्रिटिश शोड अ फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंडियन रिलीजन्स। ये जो फ्रेंडली एटीट्यूड था इन लोगों का, तो ये लोग हम लोगों से बहुत डिफरेंट थे, राइट। हम लोग हिंदू लोग गाय नहीं खाते थे, और वो गाय या फिर और कुछ ये मीट नहीं खाते हम लोग, ये अपना रिलीजन है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बीफ खाते हैं, ये लोग पोर्क नहीं खाते, हम लोग कभी कभी पोर्क खा लेते हैं। तो यही है कि हम लोग का कुछ एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही हम लोग को रहना पड़ता है हम लोगों का धर्म में। तो उन लोगों का तो धर्म अलग था, उन लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, उन लोगों का तो इवन वो लोग बूट पहन के चर्च में भी घुस जाते हैं। हम लोग जहाँ पे जूता उतर के मंदिर या मस्जिद जाते हैं या फिर गुरुद्वारा जाते हैं, तो हम लोग माथा में वो पहन लेते हैं, रुमाल पहन लेते हैं, ये उन लोग रेस्पेक्ट करने के लिए। बट इन लोगों का कोई रेस्पेक्ट नहीं था। इन लोगों का था कि अगर हम लोग क्रिश्चियन है तो इन लोगों को भी क्रिश्चियन बनाओ, अगर हम लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो इन लोगों को भी इंग्लिश बोलने में मजबूर करो, अगर ये लोग इंग्लिश नहीं बोले तो इन लोगों को आउट ऑफ फैशन माना जाएगा। यही मिशनरीज़ का एम था। और जैसे कि सेंट और ये लोग कुछ बेहूदे लोग भेज दिए, जैसे कि सेंट जोसेफ्स या सेंट थॉमस बोल के ये लोग आदमी लोगों को भेज दिए, बेहूदे लोगों को। और इधर चंद्रनगर में जैसे फ्रेंच कॉलोनी था एक, तो इधर सब फ्रेंच में हो गया। एक फालतू चीज़ है ये सब। पहले हम लोग इंडियंस है, ये हम लोगों को माथा में रखना पड़ेगा। वी आर इंडियंस, राइट। हम लोगों को अपना लैंग्वेज पहले ठीक से जानना पड़ेगा। हम लोग को इंग्लिश ही नहीं आता तो हम लोग काहे का इंडियंस है। हम लोग को हिंदी नहीं आता तो हम लोग काहे का इंडियंस है। हम लोग को अगर बंगाली नहीं आता तो हम लोग काहे का इंडियंस है। हम लोग को अगर संस्कृत नहीं आता तो हम लोग काहे का इंडियंस है। इंग्लिश आना इज़ नॉट जस्ट इंडियंस और यू आर जस्ट एडुकेटेड, राइट। तो ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये मिशनरीज़ का एम था कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, इन लोगों को भी क्रिश्चियन बनाओ, इन लोगों को भी इंग्लिश में बात करने में मजबूर करो, इन लोगों को भी इंग्लिश कपड़ा पहनो। अभी भी हम लोगों का कंफर्टेबल वेयर क्या है? टी शर्ट और जीन्स, या टी शर्ट या हाफ पैंट, यही हम लोगों का कंफर्टेबिलिटीज़ है। लड़कियों का भी वेस्टर्न ड्रेसेस उन लोगों को पसंद रहता है। अभी 100% में कुल 20 या 30% ही लड़की को देखने में मिलेगा तुम लोगों की जो अगर साड़ी पहन रही है और ये पहन रही है। नहीं, ये लोग सब वेस्टर्न कपड़ा पहन रही है, राइट। तो यही बात है। तो ये लोग यही माथे में हम लोग को बैठा दिए कि तुम लोग अगर वेस्टर्न कल्चर फॉलो करोगे तुम लोग अच्छे लिखोगे, नहीं तो तुम बेहूदे हो। भाई हम लोग तो पहले अपना कल्चर फॉलो करेंगे। तो ये कल्चर हम लोग को लाना पड़ेगा, और ये कल्चर, ये रेवोल्यूशन लाने के लिए आई नीड यू गाइज।
ओके, तो चार्टर एक्ट था कि 1813 में, वो तुम लोगों को अभी सिलेबस में नहीं है तो जानने का ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहुदा चीज़ है वो भी। अच्छा, फियर्स रिगार्डिंग टू द वेस्टर्न एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इधर है 7 नंबर पॉइंट, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो या फिर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस वेर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ इंडियंस लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। ये लोग क्या किए, जो भी लैंड बिलोंगिंग, लैंड जो था, जो ज़मीन था, जो एक रिलीजियस प्लेस यानी एक मंदिर या मस्जिद है, गुरुद्वारे के बिलोंग करता था, वो लोग उस लैंड को भी ये लोग टैक्स करने लगे, एक्सट्रीमली सॉरी, टैक्स करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि सेंटिमेंट हर्ट हुआ। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। क्या था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इट इनेबल्ड द कन्वर्ट हिंदुइज्म टू अदर रिलीजियंस इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। तो ये सब था, ये पढ़ लेना, ये समझाने वाला कुछ नहीं है। या इकोनॉमिक कॉजेस क्या है भाई, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स तो अलग चीज़ है। इकोनॉमिक क्या, तो पैसा वाला कॉजेस। तो इकोनॉमिक क्या कॉज ऐसा हुआ कि रिवोल्ट होना पड़ा, क्या कॉजेस तो देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हुआ। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इंडिगो करवा रहे थे, ये लोग इंडिगो कल्टीवेट करवा रहे थे बंगाल में लैंड बहुत फर्टाइल है, खासकर ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में ये लैंड बहुत फर्टाइल होता है। उधर चावल, वीट, ये सब बहुत अच्छी तरीके से उगता है। तो ये लोग क्या किए कि अगर ये अच्छा उग रहा है तो इंडिगो भी बहुत अच्छा उगेगा। इंडिगो एक कलर होता है, तो इंडिगो भी एक बहुत अच्छा उगेगा। यही सोच के ये लोग इंडिगो कल्टीवेट, ये जो फार्मर्स थे उन लोगों को इंडिगो कल्टीवेट करने लगा। तो ये लोग क्या करते थे कि इंडिगो अगर ये फार्मर को करते 10 रुपये में ख़रीद के 10,000 रुपये में इंग्लैंड में बेच देते थे। ये था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक ही हुआ, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। सिल्क का भी बहुत अच्छा चाल था, अभी भी है बंगाल में। तो ये लोग क्या किए, जो बंगाल का सिल्क विल्क जो भी था वो सेम ही मेथड से वो लोग बेचने लगे और वो लोग हायर प्रॉफिट कमाने लगे। प्रॉफिट कमाने के बाद भी क्या हुआ, उन लोगों का तो अंदर ही अंदर इतना वो लोग करप्शन करने लगे कि उन लोगों का पैसा ही ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी था इनह्यूमन ट्रीटमेंट शोन टू इंडिगो कल्टीवेटर्स। 4 और 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट टूवर्ड्स द इंडिगो कल्टीवेटर्स। Indigo was a trade of highly profitable of the British, but conditions under the peasants of hard work were inhuman। जो बोल रहा था कि ये जो हार्ड वर्किंग थे, ये हार्ड वर्किंग काम था इंडिगो कल्टीवेट करना। अगर वो लोग कल्टीवेट नहीं करते तो क्या कर दिया जाता था, वो लोग जो भी क्रॉप वो लोग कल्टीवेट करते थे वो क्रॉप ख़राब किया जाता था। वो जो कैटल, जो गाय बछूर जो भी वो रहते थे, वो मोश जो भी रहता था, वो लोग काऊ बुल्स उन लोगों को मार दिया जाता था। अच्छा, अभी आता है इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल ट्रीटमेंट शोन टू, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, उधर भी हो रहा है। इल ट्रीटमेंट शोन टू इंडियन सोल्जर्स। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 का जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत तुम लोग जो ब्राह्मण सोल्जर्स था उन लोगों को, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, इंडियन सोल्जर्स को ओवरसीज ट्रैवल कर सकते थे, ट्रैवल करना पड़ता था उन लोगों का ड्यूटी कवर करने के लिए। अभी ब्राह्मण कल्चर में, इंडियन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कल्चर में था कि अगर तुम लोग it was a taboo that when you will be traveling overseas and all, okay। अच्छा, larger army proportion of Indians in the British army। The number of British troops in India were very large, and the British in the ratio were low, 1 on 4,000. Dalhousie recommended that more British soldiers should be recruited in the army. This could not be thought. Thus, it made it easier to large number of Indian soldiers to make up against the Britishers। तो ब्रिटिशर्स अभी चिंता में पड़ गए क्योंकि ये रेशियो था 1:4,000 का रेशियो था ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर के बीच में। अगर एक यूरोपियन सोल्जर है तो एक यूरोपियन सोल्जर के सामने 4,000 इंडियन सोल्जर्स में एक यूरोपियन सोल्जर हुआ करता था। ये बहुत ही चिंता का बात था। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, इंडियंस को सिर्फ सूबेदार रैंक तक ही प्रमोशन मिलता था, उसके बाद और प्रमोशन नहीं मिलता था, पूरा प्रमोशन मिलता था यूरोपियन सोल्जर्स को। अच्छा, हो गया, ये भी हो गया। फॉल्टी, ये सब पढ़ो मत। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स,
और लोअर सैलरीज ये पढ़ लेना, तीन से ज़्यादा लिखते देता है, 4 ठो तुम पढ़ ले, तुम लोगों को मैंने 4 ठो पढ़ा दिया, 4 ठो लिख के आ जाना। अभी इंपॉर्टेंट है इमीडिएट कॉज, क्यों हुआ जल्दी, इतना जल्दी क्यों हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल एक राइफल था जो जिसका पिक्चर अभी तुम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, कि ये राइफल का जो पहले पढ़ लेते ही क्या था, उसके बाद हम इनफील्ड राइफल को पढ़ाते हैं। In 1856, the British authorities decided to replace the old-fashioned musket called the brown bees। ये क्वेश्चन MCQ में ये पूछा जा सकता है। तो पहला क्या था, ओल्ड फैशन गन कौन सा था, मास्केट, फैशन मास्केट कौन सा था, ब्राउन बीज। किससे रिप्लेस किया गया, एनफील्ड राइफल से। द लोडिंग प्रोसेस ऑफ द एनफील्ड राइफल involved the bringing the cartridge to the mouth and beating of the top greased paper with the teeth। मतलब क्या, जो कार्टिज था उन लोगों को दांत से फाड़ा जाता था, और जो कार्टिज का लेयरिंग था वो र्यूमर्स था कि वो गाय और पिग का चर्बी से बनाया गया था। अभी गाय इज़ अ सिन फॉर, गौ माता का जो मांस है, जो बीफ है, दैट इज़ अ सिन फॉर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द हिंदू कल्चर, एंड द पॉर्क इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज वेल इन द मुस्लिम कल्चर। देयरफॉर ये कुछ नहीं, ये एक बहुत बड़ा कॉज था, इसके लिए ये 1857 का बैटल शुरू हो गया। तो तुम लोगों का चैप्टर में, तुम लोगों का सिलेबस में इतना ही है। ये कॉजेज सिर्फ है, कॉजेज का बहुत क्वेश्चंस मैं ये नीचे वाला PDF जो है इसमें दे दूंगा। इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में 2 चीज़ ही है, पहला ये कॉजेज, सेकेंड है ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ये आंसर लिखने में मदद करता है, पढ़ लेना। February 26, 1857 में था। अनरेस्ट द अमॉन्ग द बहरामपुर बोल के एक जगह है बंगाल में, वो March 29, 1857 में क्या हुआ, रिजेंटेड द बाय द मंगल पांडे एट बैरकपुर में जो था ये जो एनफील्ड राइफल वाला केस। 9 मई में क्या हुआ, 9 मई 1857 में रिजेंटेड बाय द 85 सोल्जर ऑफ द 3rd कैवेलरी ऑफ मेरठ में शुरू हो गया था वॉर। 10 मई में क्या हुआ, 10 उसके एक दिन बाद ही द सिपाहीज ऑफ मेरठ ब्रोक आउट ओपनली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली। एकदम खुन्नस में आ गया और दिल्ली हेड करने शुरू कर दिया। 11 से 30 ऑफ मार्च क्या हुआ, 1857 में आउटब्रेक्स इन दिल्ली, फिरोजपुर, बॉम्बे, बार्ली, अलीगढ़, एतवा, बिलासपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, ऐसा जगह में द मुगल एम्पायर प्रोक्लेम द इंडियंस एज द इंडियन एम्पायर। अभी जो इंडियन एम्पायर था, इन लोगों के इंडियन एम्पायर बोला दिया सकता है, एकदम मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी पागल हो गया। अब जून 1857 में क्या हुआ, अपराइजिंग बाय ग्वालियर, मतलब सोचो भाई, एकदम जगह पूरा एकदम इग्नाइट हो गया है। भारतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद। अगस्त में क्या हुआ, अपराइजिंग बाय इंदौर, अभी इंदौर अपराइज हो गया। माओ, सुगर, झीलम, सरकोत, अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से उठ गया एकदम, मतलब अभी युद्ध चल रहा है। सितंबर 1857 में रिकैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द इंग्लिश, अभी दिल्ली में इंग्लिश आ गया। नवंबर 1857 डिफीट ऑफ द ब्रिटिश, कानपुर में ब्रिटिश मर गया। 1857 दिसंबर में क्या हुआ, वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश एंड कानपुर एस्केप द ऑफ टांटिना टोपे, अभी कानपुर से ब्रिटिश भाग गया और टांटिना टोपे से। मार्च 1851 में क्या हुआ, रिकैप्चर ऑफ द लखनऊ बाय द ब्रिटिश, अभी थोड़ा कम हो गया, ब्रिटिश में लखनऊ रिकैप्चर कर लिया। अब 1858 में द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश एट झांसी, अपराइजिंग बिहार एंड कुंवर सिंह बोल के एक आदमी थे, वो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इधर कुन्नार सिंह, इधर से झांसी से और बिहार से लोग अटैक करने लगे। 17 जून 1858 में डेथ ऑफ रानी झांसी, ये इंपॉर्टेंट डेट है एक, 17 जून 1858 में झांसी के रानी का मृत्यु हो गया था, लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया था। जुलाई टू दिसंबर 1858 में रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। सब जगह से हम लोग लड़के भी हम लोग जीतते हार गए, वो लोग हारते जीत गए। अप्रैल 1859 में टांटिया टोपे रिकैप्चर्ड द हैंग्ड टू डेथ, और अप्रैल 1859 में टांटिया टोपे को कैप्चर्ड एंड हैंग्ड टिल डेथ। यही है 1857 का पूरा चैप्टर, तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में। आई गेस तुम लोगों को मज़ा आया होगा, टाइम बहुत वेस्ट कर लिए तुम लोग, मुझको पता है, समर वेकेशन तुम लोगों को गया है, मुझको पता है। अभी चैप्टर में पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, और तुम लोग पढ़ते रहना, सब सब्जेक्ट से ही मैं पढ़ाऊंगा, चाप नहीं, ठीक है। सब आंसर्स मिलेगा और मेरा नोट से क्वेश्चन आएगा। और मेरे बारे में थोड़ा बता दूं, मैं थोड़ा अभी वीडियो अभी ख़त्म होने आया है। तो मैं आर्यन चौधरी हूँ,
मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करो या ना करो, तुम लोग के ऊपर है। मेरा काम है तुम लोगों को पढ़ाना, तुम्हारा काम है मुझसे पढ़ना। जो क्वेश्चन दूंगा आंसर लिख लेना, याद करना, एग्ज़ाम में जाके फोड़ के आना। कोई बात नहीं, मैं हर समय तुम लोगों का साथ हूँ, एकदम एक बड़े भैया की तरह। ऐसे ही पढ़ते रहो और ये वीडियो और एक बार देख लेना, उसके बाद जो भी नोट्स सब बनो और फीडबैक देना कैसा मैंने क्लास लिया, और क्या अगर मुझको ज़्यादा ऐड करना है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो आज का वीडियो इतना था कि थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हॉलीडेज़ विद आर्यन 11। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड और मन लगा के हिस्ट्री पढ़ो। बाय।